हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ में। ये हमारा अभ्यास सीरीज टारगेट करता है हमारे दिसंबर एग्जामिनेशन जो अपकमिंग है उसको, और इसमें हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं इन वीडियोज़ से या फिर ये सीरीज़ से, तो आपको बता दूँ कि एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जहाँ पर ये सारे ही वीडियोज़ जो है वहाँ पर पड़े हुए हैं, जितने भी हमने अभी तक अभ्यास सीरीज़ में किया हुआ है। आज है 12 अक्टूबर, और सबसे पहले तो आप सभी को विजयदशमी और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, ये विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अपने अंदर जो है हमेशा सच्चाई, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी रखिएगा। और किसी भी पथ पर रहें, जीवन में किसी भी फील्ड में रहें, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि किसी को नुकसान पहुंचाए बिना आगे बढ़ने वाला ही हमेशा जो है सबसे बेहतर माना जाता है, और सबसे बेहतर होता भी है। उसी सेटिस्फैक्शन के साथ आप जो है बहुत आगे जो है जाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसी पॉजिटिव नोट के साथ बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज बेस्ट प्रमोट्स रिफ्लेक्टिव लर्निंग इन स्टूडेंट्स। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों में चिंतनशील शिक्षा को बढ़ावा देने में सर्वश्रेष्ठ है। पहला आपके पास ग्रुप डिस्कशन यानी समूह चर्चा, दूसरा ऑप्शन है सेल्फ असेसमेंट यानी आत्म मूल्यांकन, तीसरा ऑप्शन है केस बेस्ड लर्निंग यानी केस आधारित शिक्षा, और चौथा ऑप्शन है पीयर टीचिंग सहपाठी शिक्षण। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, और सामने में जो आपको इसका सही ऑप्शन लगे नीचे कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे, है ना। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा साथ ही साथ, ताकि ये वीडियोस जो है लगातार आपको मिलती रहें, डेली आती हैं। और देखिए, आपको कॉन्सेप्ट सीखने में कोई आपका नुकसान तो है नहीं, है ना, बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि लाइक और शेयर जरूर किया करिए इन वीडियोज़ को। हमें जो है ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है लाइक शेयर से, बस इस वीडियो की कुछ रीच बढ़ेगी, तो जिससे ये वीडियोज़ जो है उन लर्नर्स तक पहुँच जाएगा जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो। चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले सभी ऑप्शंस। ग्रुप डिस्कशन जो है ना, समूह चर्चा जिसे हम कहते हैं, ये क्या करता है, अलग अलग दृष्टिकोण जिसे हम कहते हैं पर्सपेक्टिव्स, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स इसको शेयर करने में हेल्प करता है। रिफ्लेक्शन को एनहेंस करता है ना, यानी कि जिसे हम अपने जो भी आपके पास ज्ञान है तो उसके ऊपर आप रिफ्लेक्ट करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, तो इससे नई नई जो है आइडियाज़ आएंगी। तो ये भी जो है एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें व्यू पॉइंट्स अलग अलग मिलते हैं, यानी दृष्टिकोण अलग अलग आपको देखने को मिलता है, जिस वजह से बहुत कुछ नवाचार यानी इनोवेटिव जो है वो आपको दिखता है। तो ग्रुप डिस्कशन हो गया। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि देखिए, इसका कोई एक करेक्ट आंसर नहीं है ना। आज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल करेक्ट होंगे, ये बताना मैं भूल गया था। ये मल्टीपल करेक्ट हैं, तो यानी कि इसमें एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकता है, तीन भी और चारों भी सही हो सकता है। याद रखिएगा, आज कुछ डिफरेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो देखिए, दूसरा है आत्म मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट, तीसरा है केस बेस्ड लर्निंग, और चौथा है पीयर टीचिंग। इनमें से कौन सा है जो रिफ्लेक्टिव लर्निंग को प्रमोट करता है, जो हम कहते हैं ना कि चिंतनशील शिक्षा होती है, उसको कौन बढ़ावा देता है इन सभी में से। देखिए, अगर सही उत्तर की तरफ बढ़ें तो ग्रुप डिस्कशन ऑफ कोर्स रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को बढ़ावा देता है, क्योंकि इसमें अलग अलग दृष्टिकोण आप जानते हो, और जो डिस्कशन करते हो उससे कुछ नया निकलता है। सेल्फ असेसमेंट जब आप करते हो, जब आप जो है आत्म मूल्यांकन करते हो, तो इससे आप रिफ्लेक्ट करते हो खुद के समझ पे, खुद के परफॉर्मेंस पे, अपने अंडरस्टैंडिंग पे। आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो उसके ऊपर आप रिफ्लेक्ट करते हो, आप सोचते हो, चिंतन करते हो, तो ये भी जो है आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन भी। तीसरा है केस बेस्ड लर्निंग। तो केस बेस्ड लर्निंग क्या करता है, डीप रिफ्लेक्शन आप करते हो, रियल लाइफ सिनेरियो से जोड़ के चीज़ों को देखते हो। केस बेस्ड लर्निंग मतलब ये केस जो है पहले हो चुका है, तो उसके ऊपर जो है इन डेप्थ स्टडी करना। और कोई भी, जैसे आपको मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ मैनेजमेंट का, है ना। अब मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको एक फैक्ट्री का एग्जाम्पल दिया जो कि रियल एग्जाम्पल है, और उस फैक्ट्री ने कैसे अपने प्रोडक्शन को और सेल्स को बढ़ाया, है ना, अपने प्रॉफिट को बढ़ाया, इसके बारे में आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो एक केस स्टडी हो जाएगा, और केस स्टडी के थ्रू हम क्या करेंगे, डीप रिफ्लेक्शन करेंगे रियल लाइफ सिनेरियो के ऊपर, तो ये भी रिफ्लेक्टिव लर्निंग को प्रमोट करता है। तो तीसरा भी सही हो गया। पीयर टीचिंग सहपाठी शिक्षण, देखिए पीयर टीचिंग फोकस करता है रीइंफोर्समेंट पे, याद रखिएगा। रीइंफोर्समेंट मतलब क्या होता है, एक बच्चा कमज़ोर है, उसको ज़्यादा कुछ आता नहीं है, और कोई अगर उसका सहपाठी है जिससे वो कॉन्सेप्ट आता है तो वो उसको सिखा देता है, समझा देता है। तो इसमें डीप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ रीइंफोर्समेंट मिलता है। रीइंफोर्समेंट के थ्रू जो है सहपाठी शिक्षण जो है उसको सुगम बनाया जाता है। तो पीयर टीचिंग जो है ये इसमें नहीं होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, बी और सी, केस बेस्ड लर्निंग, सेल्फ असेसमेंट एंड ग्रुप डिस्कशन, ये तीनों ही इसका करेक्ट होगा। चलिए, ये इस वाले क्वेश्चन में तो हो सकता है कि भाई मैंने पहले नहीं बताया था कि मल्टीपल करेक्ट है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से आप याद रखिएगा कि 1, 2, 3 और 4 कोई भी ऑप्शन जो है सही हो सकता है। 3 ऑप्शन भी हो सकते हैं, 2 भी, 1 भी। और ये इसलिए मैंने बनाया है क्योंकि बीच बीच में ऐसे सेशंस में लाते भी रहूँगा, क्योंकि आपको नेट का जब आप एग्जामिनेशन दोगे तो वहाँ ऐसा ही होता है ना, कि 1 भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषताएं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। पहला है सब्जेक्टिव डेटा इंटरप्रिटेशन यानी व्यक्तिपरक डेटा व्याख्या, दूसरा है
स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सांख्यिकीय विश्लेषण। तीसरा है थीमेटिक एनालिसिस, विषयगत विश्लेषण। और चौथा है स्मॉल सैंपल साइज, छोटा नमूना आकार। बताइए इनमें से एक, अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कौन है? एक भी हो सकता है, दो भी, तीनों और चारों हो सकता है। तो सबसे पहले देखने वाली बात है कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में बात कर रहा है, याद रखिएगा, गुणात्मक अनुसंधान के बारे में बात कर रहा है। तो क्या लगता है आपको कितने सही हैं? क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे और जो ऑप्शन आपको लग रहा है कि इसका सही होगा नीचे कमेंट सेक्शन में दे देंगे। देखिए बहुत मजा आने वाला है आज। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लर्नर्स जो है इसमें गलत भी आंसर करने वाले हैं, क्योंकि सिंगल करेक्ट वाला तो आप आराम से दे देते हो, लेकिन ये मल्टीपल करेक्ट वाला मैं देखना चाहूंगा कि आपका सही होता है कि नहीं। और इसीलिए आज का ये सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको कमेंट करना। कमेंट करोगे तभी मुझे समझ में आएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन बीच बीच में मैं इंक्लूड करूँ या नहीं करूँ। बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे नीचे कॉमेंट सेक्शन में। देखिए अगर हम इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ें, एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ें, तो देखिए सब्जेक्टिव डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि व्यक्तिपरक डेटा व्याख्या जो होता है, ये क्या होता है? क्वालिटेटिव रिसर्च से ही जुड़ा होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च से ही ये इसका जो है बहुत ही गहन संबंध हम कह सकते हैं कि है, क्योंकि सब्जेक्टिव डेटा ही तो होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, ऑब्जेक्टिविटी थोड़ी होती है। सब्जेक्टिव डेटा होता है ना। और सब्जेक्टिव डेटा की वजह से क्या होता है कि बहुत डिटेल में डेटा अवेलेबल होता है। और ऑब्जेक्टिव डेटा को आप जो है लार्ज पॉपुलेशन पे यूज़ कर सकते हो। जैसे कोई भी एक बड़े पॉपुलेशन के लिए वो जो वैलिड हो जाएगा, लेकिन अगर सब्जेक्टिव डेटा है तो वो किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी एक सिचुएशन में वैलिड होता है ना। और ये काफ़ी डिटेल में वो डेटा होता है। तो सब्जेक्टिव डेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ कोर्स एक क्वालिटी हो जाएगी, एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी क्वालिटेटिव रिसर्च की। तो ए तो सही होगा। दूसरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। आप खुद बताइए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यानी सांख्यिकीय विश्लेषण क्या क्वालिटेटिव रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक है? देखिए अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की, तो इसमें संख्या के बारे में बात हो रहा है। और हम जानते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च में संख्या के बारे में बात कहीं नहीं होता है, बल्कि वो क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, यानी जिसे हम कहते हैं मात्रात्मक अनुसंधान। तो ये नहीं होगा, है ना, बी तो होने वाला नहीं है, ये हमें पता चल गया। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं होगा। थीमेटिक एनालिसिस, देखिए पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, थीम्स जो है वो डेटा में आइडेंटिफाई करना, इसको हम थीमेटिक एनालिसिस कहते हैं। तो थीमेटिक एनालिसिस जो है ये क्वालिटेटिव रिसर्च का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो ये भी सही होगा। और स्मॉल सैंपल साइज, देखिए जो नमूना आकार है वो स्मॉल ही होता है अगर हम बात करें क्वालिटेटिव रिसर्च में, क्योंकि इन डेप्थ चीज़ें होती हैं यहाँ पर। और चूंकि इसका नेचर इन डेप्थ होता है, तो आप बहुत बड़े पॉपुलेशन भी ये काम नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसका पॉपुलेशन साइज बहुत कम करना होगा, सैंपल साइज बहुत छोटा रहेगा, तभी आप उसके ऊपर इन डेप्थ स्टडी कर पाएंगे। अगर आपसे कहूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट में जाइए और पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा एक इन डेप्थ स्टडी करिए, हर घर में जाना और हर घर में इन डेप्थ स्टडी करना है कि कौन जो है कितना किसका इनकम है और कितना कहाँ कौन नौकरी करता है, कितना, ये बहुत एक बड़ा टास्क हो जाएगा आपके लिए। यही स्मॉल सैंपल साइज रहेगा तो आप ज़्यादा इन डेप्थ जो है चीज़ों को जान पाएंगे, क्योंकि एक घर अगर आपको मैं दे दूँ तो एक घर के बारे में आप अच्छे से सारी डिटेल ले पाएंगे। लेकिन बड़े सैंपल साइज में चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च में यूजुअली हम देखते हैं स्मॉल सैंपल साइज। तो ये भी सही होगा, यानी ए, सी एंड डी, ये तीन यहाँ पर सही हुए, ए, सी, डी। तो बताइएगा नीचे आपने कमेंट सेक्शन में सही इसका उत्तर दिया है कि नहीं, है ना। एक बार में आपने क्या किया है, उसका उत्तर कैसा दिया है, मैं देखना चाहूँगा। आज का ये जो है कमेंट सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं खास तौर से आज देखने वाला हूँ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन एक्ट एज बैरियर्स टू इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। बताइए निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रभावी कक्षा संचार में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, बैरियर्स के तौर पे काम कर सकते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में बात हो रहा है, कक्षा संचार के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, नॉइज, फिर सांस्कृतिक भिन्नताएं, कल्चरल डिफरेंसेस एक ऑप्शन है, ओवर यूज ऑफ टेक्निकल जार्गन, तकनीकी शब्दावली का अत्यधिक उपयोग, और चौथा ऑप्शन है फीडबैक, यानी यहाँ पर प्रतिक्रिया। तो कौन सा बैरियर के तौर पे काम करता है अगर हम प्रभावी कक्षा संचार यानी इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में बात करें? क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे और जो आपको सही उत्तर इसका लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे, वो चाहे ए बी, चाहे बी सी, चाहे सी डी, चाहे ए बी सी, जो भी लगेगा, क्योंकि चारों भी हो सकता है, 3 भी, 2 भी और 1 भी, है ना। ये आपका कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर हम बात करें बैरियर्स के बारे में, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन में कौन से बाधाएं आ सकती हैं, तो सबसे पहले तो भाई नॉइज़, बिल्कुल हाँ। देखिए अगर नॉइज़ होगी, बहुत ज़्यादा शोर होगा, तो उससे भी कम्युनिकेशन हिंडर होता है, कम्युनिकेशन उससे भी जो है बाधित होता है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में नॉइज़ तो डिस्टर्ब कर ही देगा कम्युनिकेशन को और डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर देगा, तो ये इसका सही होगा, ए। अगला बढ़ते हैं कल्चरल डिफरेंसेस। देखिए अगर सांस्कृतिक भिन्नताएं होंगी तो इससे भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। देखिए आप जानते हैं ना कि क्लासरूम होता क्या है, क्लासरूम एक रिफ्लेक्शन होता है सोसाइटी का, ये आपको मालूम होना चाहिए कि क्लासरूम इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, मिनिएचर सोसाइटी भी इसको हम कहते हैं, याद रखिएगा। मिनिएचर सोसाइटी मतलब एक छोटा समाज है अपने आप में, क्योंकि इसमें अलग अलग जाति के, अलग अलग लिंग के, अलग अलग समाज से, अलग अलग रंग के, है ना, अलग अलग आर्थिक और सामाजिक
जिनके बैकग्राउंड अलग अलग हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं, वो सभी बच्चे आते हैं, है ना। कोई यहाँ पर दृष्टिबाधित भी हो सकता है ना। कोई यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है जो जीनियस, और कोई ऐसा भी हो सकता है जो स्लो लर्नर हो। तो इस टाइप की यहाँ पर विविडिटी जो है दिखी जाती है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो डाइवर्स लर्नर्स हैं वो देखे जाते हैं, और यही डाइवर्सिटी जो है कल्चरल डिफरेंसेस लाती है। और उस कल्चरल डिफरेंस की वजह से क्लासरूम कम्युनिकेशन में दिक्कत आ सकता है, क्योंकि टीचर हो सकता है कि उनकी भाषा ना जानते हों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, उनके अलग अलग भाषाएं, उनके अलग अलग कल्चर, संस्कृति अलग अलग है। तो ये भी एक बाधा के तौर पे काम कर सकता है। ओवर यूज़ ऑफ टेक्निकल जार्गन, देखिए अगर तकनीकी शब्दावली का अत्यधिक उपयोग करेंगे तो, क्योंकि ये जो क्लासरूम है इसमें आपको जितने सरल शब्दों में चीज़ों को समझा सको, मैं यहाँ क्या करता हूँ, आप देखते होंगे कि मैं एकदम आपके घर वाले लैंग्वेज में जो है आपको मैं समझाता हूँ चीज़ों को। क्यों? क्योंकि मेरा समझाया हुआ चीज़ आप भूलोगे नहीं, ऐसा लगेगा कि कोई सामने में आपका भाई बैठ के आपको समझा रहा है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करता हूँ, और ये करना भी चाहिए। बहुत ज़्यादा टेक्निकल और बहुत ज़्यादा मैं ऐसे टर्म्स का यूज़ करने लगूँ जो कि आपको जो है कन्फ्यूज़न दे दे, और बहुत लोग करते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि कन्फ्यूज़न के तौर पे आप एडवांस्ड बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे एक टीचर जो है बनना चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पाते, क्योंकि सिंप्लिसिटी जो है ना वो रखना होगा। आप कॉन्सेप्ट समझाइए, सिंपल शब्दों में समझाइए। तो अनफेमिलियर टर्म्स, कॉम्प्लेक्स टर्म्स जो है ना ये कंफ्यूज कर देते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये भी जो है एक बैरियर के तौर पे काम करेंगे। लेकिन वही फीडबैक के बारे में बात करें, अगर हम बात करें यहाँ पर प्रतिक्रिया के बारे में, तो वो कम्युनिकेशन को एनहेंस करता है, क्योंकि ये क्या करता है, एक तो ये स्पष्टता, क्लैरिटी लाता है मैसेज में, या फिर जो भी चीज़ें आप कम्युनिकेट कर रहे हो। और करेक्शन, अगर फीडबैक मिलता है तो आप करेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। प्रतिक्रिया मिल रही है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। कोई बच्चा कह रहा है सर ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, तो आप उसको दोबारा समझा सकते हैं। तो ये और ज़्यादा इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी बढ़ाती है आपकी क्लासरूम की। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और यहाँ पर बैरियर्स पूछ रहा है, जो कि बैरियर नेगेटिव होता है, तो ABC इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि नीचे कॉमेंट सेक्शन में आपने इसका सही उत्तर दिया हो। अब हमारा अगला प्रश्न है हायर एजुकेशन सिस्टम से, है ना, यानी कि आपका यूनिट 10 से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NEP 2020, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसके उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? 4 ऑप्शन है, इनमें से दो, एक भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी और चारों भी, है ना। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 लिख के, और आपको कौन सा लग रहा है इनमें से कौन से जो है सही है, वो सारे ऑप्शंस जो है नीचे मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखिए अगर हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, तो ये कहीं ना कहीं जो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन की तरफ है। साथ ही साथ हमें जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है इसमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है। इसमें हम ज़्यादा NEP 2020 में क्या फोकस कर रहे हैं, हमारा फोकस है फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ, है ना। फ्लेक्सिबल जो है करिकुलम हो हमारा, और मल्टीलिंग्विज्म यानी कि बहुभाषिता की तरफ है हम यहाँ पर। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की तरफ है, यानी कि कई डिसिप्लिन्स जो है आप साथ में पढ़ सकते हैं, अलग अलग डिसिप्लिन्स को आप जो है ना मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। तो ये जो है अलग अलग जो है यहाँ पर इसकी विशेषताएं हैं। अब इसमें जो दिया हुआ है शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्या NEP 2020 का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान, फोकस ऑन वोकेशनल एजुकेशन। तीसरा है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन सिलेबस यानी उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम का मानकीकरण। और चौथा है इनकरेजिंग रीजनल लैंग्वेजेज इन इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है अगर मैं बात करूँ इन चारों ही ऑप्शन में से। तो देखिए सबसे पहला है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। देखिए शिक्षा का सार्वभौमिकरण जो है ये NEP 2020 का भी है, और साथ ही साथ बहुत पहले NEP 1986 जब आया था तब से बात हो रहा है कि हमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करना होगा, शिक्षा को सभी तक पहुंचाना होगा, कोई भी वंचित ना रह जाए शिक्षा से, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो ये तो होगा ही होगा, ए होगा। वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस खासतौर से दिया जा रहा है, और इस बार तो बोला जा रहा है कि क्लास 6 से ही हम व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान दें, बच्चों को जो है ऐसा एजुकेशन दे जो उनको जो है जॉब्स दिला सके, सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर ध्यान दे, अनुभव जनित शिक्षा या अनुभव आधारित शिक्षा उनको प्रदान करे। तो ये भी सही होगा। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, देखिए उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम का अगर आप मानकीकरण कर रहे हैं तो वो गलत है। देखिए प्राइमरी फोकस मानकीकरण नहीं है, बल्कि यहाँ पर हम फ्लेक्सिबिलिटी ला रहे हैं उच्च शिक्षा में। स्टैंडर्डाइज कर दोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। आप अगर कोई बच्चा जो है वो टेक्नोलॉजी का कोई जैसे बीटेक कर रहा है, बीटेक के साथ साथ उसको आप सोशल साइंस पढ़ने का भी मौका दीजिए अगर वो पढ़ना चाहता है। तो हो सकता है कि वो साइकोलॉजी मैथ्स के साथ पढ़ना चाह रहा हो और उसके लिए कोई कोर्स ही अवेलेबल ना हो। तो इसके लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी और साथ ही साथ ऑटोनॉमी करिकुलम में एनकरेज किया जा रहा है, तो ये नहीं होगा, सी इसका गलत हो जाएगा। और रीजनल लैंग्वेजेज को इंस्ट्रक्शन में एनकरेज किया जा रहा है, और कक्षा 5 तक 5th ग्रेड तक तो बताया जा रहा है कि 5th ग्रेड तक जो है कम से कम आप रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाइए, और अगर पॉसिबल हो तो 8th ग्रेड तक इसको ले जाइए। रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाने से बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है कनेक्ट कर पाते हैं, और लिंग्विस्टिक जो डाइवर्सिटी है वो भी प्रिजर्व होती है, जो हमारे अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं हैं उनका भी संरक्षण होता है। तो ये जो है सही होगा। तो A, B, D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, A, B और D।
आई होप कि नीचे कमेंट सेक्शन में आपने इसका सही उत्तर दिया हो। ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चंस आप लोग के लिए लाया हूँ और अलग अलग ऑप्शंस चूंकि यहाँ पे सही हो रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपके लिए थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स होता ही होगा, जिसमें इसमें चुनना जो है थोड़ा मुश्किल होगा और मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चंस करने में। अगला क्वेश्चन यूनिट 9 से हमारा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरनेशनल एग्रीमेंट फोकस्ड ऑन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय समझौते जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने पर केंद्रित हैं। पहला है क्योटो प्रोटोकॉल, दूसरा है पेरिस एग्रीमेंट, तीसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और चौथा है रियो डिक्लेरेशन। यानी क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता और आपके पास यहाँ पर तीसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और चौथा है रियो घोषणा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे और आपको जो जो इसमें करेक्ट आंसर लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर देंगे, है ना। 5वां ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 5 लिख के मेंशन करेंगे। देखिए बात कर रहा है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के बारे में है। क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के बारे में इनमें से कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है और पेरिस एग्रीमेंट जो है ये दोनों ही ग्रीन हाउस गैस एमिशन को टारगेट कर रहे थे रिड्यूस करना, है ना। और वही अगर हम बात करें रियो डिक्लेरेशन की तो ये कवर कर रहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इसमें क्लाइमेट चेंज कंसिडरेशन भी लिया गया था। तो इसीलिए क्योटो प्रोटोकॉल तो सही हो जाएगा क्योंकि इसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन को अगर हम कम करने के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन को जो है हम एड्रेस कर रहे हैं। फिर पेरिस एग्रीमेंट में भी सेम है ना, ये भी हो जाएगा आपका क्योंकि इसमें भी क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हो रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन लेयर प्रोटेक्शन को लेके है, डायरेक्टली ये क्लाइमेट चेंज को लेके नहीं है, बल्कि ये आप बोलिए कि ओजोन परत जो था ऊपर जो है अभी ओजोन परत हमारे है उसमें थिनिंग हो रहा था, उस थिनिंग को लेके है। तो क्लाइमेट चेंज इनडायरेक्टली ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, लेकिन डायरेक्टली ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन लेयर से रिलेटेड है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, तो इसलिए ये जो है नहीं होगा। और रियो डिक्लेरेशन जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज कंसिडरेशन इसके अंदर था, तो ये भी हो जाएगा। यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, बी और डी। आई होप कि आपने इसका सही उत्तर जो है वो दिया हो, है ना, 5वें क्वेश्चन का ए, बी और डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है इंडियन लॉजिक से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड फॉर्म्स ऑफ प्रमाणाज सोर्सेज ऑफ नॉलेज इन इंडियन लॉजिक। बताइए भारतीय तर्कशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमाण की मान्य विधियां हैं। पहला है अनुमान, दूसरा है प्रत्यक्ष, तीसरा है शब्द और चौथा है विपर्याय। तो देखिए चारों जो है यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें से 1, 2, 3, 4 कोई भी सही हो सकता है। मालूम है आपको कि ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट है ना। और क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, आपको कौन से इनमें से सही लग रहे हैं। 1 लग रहा है, 2 लग रहा है, 3 लग रहा है, चारों लग रहा है, जो भी लग रहा है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए अनुमान आप जानते हैं इन्फ्रेंस को ही हम अनुमान कहते हैं। कोई किसी चीज़ का इन्फ्रेंस करना, अनुमान लगाना। यहाँ पर आपको जो है कोई 2 स्टेटमेंट दे देगा और आपको जो है उसके बेसिस पे कुछ इन्फ्रेंस करना होता है। तो ये एक वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये वैध स्रोत है। अगर हम ज्ञान के वैध स्रोत के बारे में बात करें तो ये एक वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज है। ओके, प्रत्यक्ष हम कहते हैं ना कि जो प्रत्यक्ष है वही सही है, तो परसेप्शन को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। और ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो है डिपेंड करता है। डायरेक्टली आप अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को उसके ऊपर, और आप जो है ना इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि ये आपके सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू जो है आप चीज़ों को देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से। शब्द जो है इसको हम वर्बल टेस्टिमनी कहते हैं। वर्बल टेस्टिमनी तो कोई भी नॉलेज जो ट्रस्टवर्दी कम्युनिकेशन के थ्रू आ रहा हो, जैसे कोई भी एक टेक्स्ट हो, फॉर एग्जाम्पल आपके भगवद गीता है, तो भगवद गीता से अगर आपको कोई नॉलेज मिल रहा है तो वो ट्रस्टेड सोर्स है, तो वहाँ ये आपका शब्द हो जाएगा। या फिर अगर मान लीजिए कि कोई रिसर्च आप कर रहे हो और एक ऐसे रिसर्चर हैं जिन्होंने अपने पेपर को पब्लिश करा रखा है और डॉक्टरेट डिग्री है उनके पास, और वो आपको कुछ सजेशन दे रहे हैं आपके फील्ड से रिलेटेड और उनके फील्ड में भी एक्सपर्टीज़ है, तो वो शब्द होगा, है ना, क्योंकि वो जो है इस चीज़ के लिए उनके पास ये पावर है या फिर उनके पास जो है ना वो ऑथोराइज्ड है इस चीज़ को करने के लिए। तो शब्द जो है वो ट्रस्ट वर्दी कम्युनिकेशन जब आप करते हैं तो वर्बल टेस्टिमनी से रिलेटेड होता है। वही अगर हम विपर्याय से यहाँ पर बात करें तो ये जो है ना एरोनियस नॉलेज या फिर इल्यूजन जिसे हम कहते हैं, है ना, माया, इल्यूजन, और इसको कभी भी वैलिड नहीं माना जाता है। एक ऐसा स्टेटमेंट मैं दे दूंगा जो कि बिल्कुल ही आपको कुछ सही नहीं उससे पता चल पा रहा है, तो वो भी यहाँ पर हो सकता है। तो ये इल्यूजन या एरोनियस नॉलेज जो है ये आपका विपर्याय में आ जाएगा और ये इसका नहीं होगा सही आंसर। और अगर वैलिड फॉर्म ऑफ प्रमाण अगर बात करें इंडियन लॉजिक में तो वो अनुमान, प्रत्यक्ष, शब्द और अर्थपति, अनुपलब्धि, ये सब होता है। तो ए, बी और सी इसमें सही हो जाएगा, है ना। ए, बी एंड सी ये करेक्ट हो जाएगा छठे प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं 7वां प्रश्न और ये आपके यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज स्टूडेंट सेंटर्ड। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण छात्र केंद्रित है। प्रश्न नंबर 7 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, और जो लग रहा है इसमें से करेक्ट आंसर चाहे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 हो जाएगा या फिर कौन सा 2 होगा, जो भी होगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए कि इनमें से सही कौन सा लग रहा है आपको। पहला ऑप्शन है आपके पास इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, अन्वेषण आधारित अधिगम, दूसरा ऑप्शन है डिस्कवरी लर्निंग, तीसरा ऑप्शन है लेक्चर मेथड और चौथा ऑप्शन है कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम।
बताइए स्टूडेंट सेंटर्ड जो है ना कौन से हैं इनमें से। आसान है और आई होप कि आपने जो है इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। और यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आप एक सीरियस लर्नर है। मैं आपके बार बार कहता हूँ, बहुत लोग वीडियो पे क्लिक तो करते हैं लेकिन बीच में छोड़ के चले जाते हैं, और इन वीडियोज़ को पूरा देखना अपने आप में ये दर्शाता है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ कैसे अग्रसर हैं, है ना। बार बार मैं ये क्यों कहता रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है इससे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके सक्सेस से कुछ कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत कहते हैं ना कि एक शांति मिलती है, एक अंदर से मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मेरा जो है कुछ पढ़ाया हुआ आपके लाइफ में कुछ काम आ गया। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ वीडियोस पूरा देखिए और नीचे कमेंट में बताइए कि कैसा ये वीडियो लग रहा है। देखिए इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के बारे में बात करें तो इसमें स्टूडेंट जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इंक्वायरी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में है ये, तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है ये स्टूडेंट सेंटर्ड होगा, तो ये तो सही होगा। डिस्कवरी लर्निंग, खोज अधिगम, देखिए इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है वो खुद से कुछ डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, ये सेल्फ डायरेक्टेड होता है, इसमें जो है टीचर का रोल नहीं होता, ये सेल्फ डायरेक्टेड होता है, एक्सप्लोर करके चीज़ों को सीखना। मैंने आपको कोई टॉपिक दे दिया, आप उसके बारे में खोज रहे हो, उसके बारे में रिसर्च किया आपने, सब कुछ आपने निकाला और फिर उस एक्सप्लोरेशन के थ्रू आप जो है कहीं ना कहीं एक पॉइंट तक पहुंचे, तो इसको हम कहते हैं डिस्कवरी लर्निंग। लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान विधि, देखिए लेक्चर मेथड जो है आपको भी मालूम है कि ये टीचर सेंटर्ड होता है और ये फोकस करता है नॉलेज ट्रांसमिशन, टीचर टू स्टूडेंट, बस एक व्याख्यान आके दे दिया गया, लेक्चर दे दिया गया, इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है स्टूडेंट्स का, तो ये नहीं होगा। कोलैबोरेटिव लर्निंग जो सहयोगात्मक अधिगम है, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं ना वो अपने पीयर्स से और कोलैबोरेट करके सीखते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ करके सीखते हैं और इसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये भी जो है सही होगा। तो यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और डी। आई होप कि आपने इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है रिसर्च एप्टीट्यूड से, यानी आपका सेकंड यूनिट से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइंस आर हाइपोथेसिस टेस्टेड, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान डिजाइन में परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे, जो आपको लग रहा है इसका सही उत्तर होगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। बता दूं फिर से कि इसमें एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकता है, तीन भी और चारों भी हो सकता है, तो जो आपको सही लगे, जैसा भी आपको सही लगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। जो इसके ऑप्शंस हैं वो हैं, पहला प्रायोगिक अनुसंधान एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, दूसरा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च पूर्वव्यापी अनुसंधान, तीसरा एथनोग्राफिक रिसर्च निवंश विज्ञान अनुसंधान और चौथा है को रिलेशनल रिसर्च सह संबंधी अनुसंधान। देखिए अगर बात करें हम, बात यहाँ पे कर रहा है ऐसे रिसर्च डिज़ाइन जहाँ पर हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, परिकल्पना को का परीक्षण होता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ऑफकोर्स आप हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। कैसे टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल में, वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करके, मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स, अलग अलग चर होते हैं और इन चरों का को हेर फेर करके आप देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट आता है ना, कैसे वो इसको इफेक्ट करता है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल कौन से हैं, कौन से जो है आपके ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि आपके ओवरऑल जो एक्सपेरिमेंट हैं इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं कि स्टेटमेंट बनाया होता है उसको आप टेस्ट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल में होता है। बात करें अगर हम अपने, ये तो हो जाएगा। दूसरे एक्स पोस्ट फैक्टो में, तो इसमें कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप आप फाइंड आउट करते हो, कारण प्रभाव जो रिलेशनशिप है वो इसमें भी फाइंड आउट कर पाते हो। और ये जो है पूर्वव्यापी अनुसंधान भी होता है जिसमें हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। एथनोग्राफिक रिसर्च जो होता है ना, ये कल्चरल फेनोमेना के ऊपर फोकस करता है और उसमें हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं किया जाता ट्रेडिशनल सेंस में। एथनोग्राफिक रिसर्च में क्या करते हो आप, एक जो रियल लाइफ सिनेरियो है उसमें जाते हो, उनमें जो जो आपको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं उन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप अपने रिसर्च को करते हैं, तो ये नहीं होगा, है ना। और चौथा ऑप्शन है को रिलेशनल रिसर्च। को रिलेशनल रिसर्च क्या करते हैं उसमें, इसमें रिलेशनशिप, वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है इसको फाइंड आउट करना, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना और एसोसिएशंस जो भी हैं उनके बीच में उनको फाइंड आउट करना, तो ये काम होता है। तो यानी इसमें भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है, तो ये भी होगा, यानी ए, बी और डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आई होप कि जो है ये सारे क्वेश्चन आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहे हों। अलग से लिख लीजिएगा कैसे कैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रेडी किए हैं, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस किस में होता है आपको पता चल गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। और चूंकि अब जो है इस वीडियो का एंड आने ही वाला है, तो मैं फिर से आपसे जो है एक छोटी सी अपील कर दूं, देखिए वीडियो को लाइक कर दिया करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ अपनी स्टडी ग्रुप्स में शेयर किया करिए, बात किया करिए इन वीडियोस के बारे में कि कैसे आपको इन वीडियोस से हेल्प मिलता है। क्योंकि देखिए आप शेयर करेंगे रिसोर्सेज को, तभी जाके कहीं ना कहीं हमें कुछ मोटिवेशन मिलेगा, हमें लगेगा कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो कहीं उसका पॉजिटिवनेस दिख रहा है, नहीं तो फिर धीरे धीरे आप जानते हो मोटिवेशन का लेवल जो है वो नीचे जाने लगता है। तो इसीलिए आपसे मैं बार बार कहता हूँ कि लाइक और शेयर जरूर किया करिए इन वीडियोज़ को और नीचे कॉमेंट में बताया करिए, ताकि कोई और अगर आता है इन वीडियोज़ को देखता है तो उसको पता चले कि हाँ क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है। अगेन हायर एजुकेशन सिस्टम से ये क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस प्ले अ रेगुलेटरी रोल इन इंडियन हायर एजुकेशन, भारत में उच्च शिक्षा में निम्नलिखित संस्थानों में से कौन नियामक भूमिका निभाते हैं, यानी रेगुलेटरी रोल निभाते हैं, यही इसका कीवर्ड है, रेगुलेटरी रोल, नियामक भूमिका।
पहला ऑप्शन है आपके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी। दूसरा ऑप्शन है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। तीसरा ऑप्शन है नेशनल मेडिकल कमीशन यानी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। और चौथा ऑप्शन है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। बताइए इन चारों में से कौन सा है हायर एजुकेशन सिस्टम का जो कि रेगुलेटरी रोल निभाते हैं हायर एजुकेशन में। क्वेश्चन नंबर 9 लिख के, और जो भी आपको लग रहा है 1 2 3 4 कितने सही हैं, जो भी लग रहा है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। अगेन मैं आपसे कहूँ कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं देखना चाहूँगा कि आप लोगों में से कितने लोग जो है ये सही आंसर्स दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, है ना। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में बात करें तो ये यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करता है। आपको मालूम है कि सबसे पहले तो ये ग्रांट्स देता है और रेगुलेशन का भी इसका काम है ना, रेगुलेशन और आपको जो है ग्रांट्स, है ना, अनुदान भी प्रदान करता है और रेगुलेट भी करता है, तो ये होगा सही। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE जो है ये टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करता है ना, जितने भी आपके टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, बीटेक जहाँ से हो रहे हैं, तो उन सभी को रेगुलेट करने वाला ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, ये भी सही होगा, तो इसका भी रेगुलेटरी रोल है। तीसरा है नेशनल मेडिकल कमीशन, तो नेशनल मेडिकल कमीशन रेगुलेट करता है मेडिकल एजुकेशन को, याद रखिएगा, तो ये भी एक रेगुलेटरी रोल में है ना, तो ये सही हो गया। तो क्या फोर्थ ऑप्शन गलत होगा? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, देखिए ये रेगुलेट करता है एग्रीकल्चरल एजुकेशन और रिसर्च को, याद रखिएगा, और इसीलिए ये भी करेक्ट होगा। तो यानी कि इसके A, B, C और D चारों ही करेक्ट हैं, चारों ही रेगुलेटरी रोल में है इंडियन हायर एजुकेशन में। अगर हम बात करें तो किसी का जो है यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करता है, कोई जो है टेक्निकल, तो कोई मेडिकल और कोई जो है एग्रीकल्चरल, अपने अपने फील्ड में ये रेगुलेटरी रोल निभाते हैं। अब बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पे, और आई होप कि ये सारे ही प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे हों और बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया था इन्हें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर की इंडिकेटर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बताइए निम्नलिखित में से कौन से सतत विकास के प्रमुख सूचक हैं। पहला है आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा है सोशल इंक्लूजन, तीसरा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और चौथा है ग्लोबलाइजेशन यानी आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश, पर्यावरण संरक्षण और वैश्वीकरण। इन चारों में बताइए कि कौन से हैं जो की इंडिकेटर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सतत विकास के प्रमुख सूचक हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिख के जो आपको करेक्ट लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। देखिए बात करें अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, तो बहुत ही फंडामेंटल एस्पेक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और ये जो है ना इंक्लूसिव और इन्वायरमेंटली कॉन्शियस होना चाहिए। यानी आर्थिक विकास आप अगर कर रहे हैं तो आप समावेशन का ध्यान दें और पर्यावरण के ऊपर भी ध्यान दें, उसके संरक्षण पर भी ध्यान दें, तो ये होगा बिल्कुल सही, ये की इंडिकेटर है। सोशल इंक्लूजन, इससे हम ये इंश्योर करते हैं कि डेवलपमेंट हम करें तो वो इक्विटेबल हो सोसाइटी में, सबको जो है इसका समान अवसर मिले। ऐसा ना हो कि कोई धनी आदमी है तो उसको जो है आपने अवसर दे दिया, गरीब आदमी को इसका कोई अवसर ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो सोशल इंक्लूजन जो है भी इसका जो है एक इंपॉर्टेंट सूचक होता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो ये जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए आप कैसे रिसोर्सेज को जो है बचा के रखते हो, कैसे अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखते हो, पर्यावरण संरक्षण करके रखते हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, है ना, तो ये भी होगा। अगर ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करें, वैश्वीकरण के बारे में बात करें, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, क्या ये जो है एक इंपॉर्टेंट सूचक है? देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती है, लेकिन ये कोर इंडिकेटर नहीं है सस्टेनेबिलिटी के लिए, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वायरमेंटल और सोशल सस्टेनेबिलिटी को जो है ये इंश्योर नहीं करती है। ग्लोबलाइजेशन से डायरेक्टली कोई पर्यावरण या फिर सामाजिक तौर पर सस्टेनेबिलिटी कोई जुड़ा हुआ नहीं है, और इसीलिए इसका जो A, B और C ऑप्शन है वही सही होंगे, और 10th का सही उत्तर होगा A, B और C। तो आई होप कि आज के ये सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे हों। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस थे, कुछ डिफरेंट जो है यहाँ पर लाने की कोशिश मैंने किया था, और यहाँ पर आपको आंसर्स मिल जाएंगे, और आई होप कि ये सारे ही आपको आंसर्स और ये जितने भी एक्सप्लेनेशन थे वो आपको बढ़िया लगा। तो कैसा लगा ये क्लास, कैसा लगा आज का ये हमारा लेक्चर, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से, अच्छे अच्छे प्रतिक्रियाएं दीजिएगा। मैं वेट करता हूँ और मैं सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ एक एक से, है ना। और कोई भी डाउट है, कोई भी गाइडेंस चाहिए आपको, अभी चूँकि रिजल्ट का भी बिल्कुल अभी आने ही वाला है रिजल्ट, तो उससे रिलेटेड डिस्कशन हम करने वाले हैं, तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और मुझे डायरेक्टली भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।